नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर IAS PCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन टॉपिक को कवर करेंगे जिसका एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और साथ ही हम ज़रूरत पड़ने पर ट्रिक्स का भी यूज करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले के सेट में भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल के द्वारा किया गया है। तो आपको यह नाम याद रखना है, अर्नस्ट हैकेल। क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी होता क्या है? वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि जीव जंतु, जैसे कि हम जीवी घटक, बायोटिक का जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जीवीय घटक, और भौतिक पर्यावरण जिसे अजीवीय भी कहा जाता है, अजीवीय घटक। तो जीवी घटक में क्या हो जाएंगे? जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, जो जिसमें प्राण है वह जीव जंतु हो गए। और भौतिक पर्यावरण में सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, गैस, मिट्टी, जल, ये सब क्या हो जाएगा? भौतिक पर्यावरण। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा, उसका जो अध्ययन होगा वह इकोलॉजी कहलाएगा। यानी कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यह हम पारिस्थितिकी इकोलॉजी को समझे। तो यह इकोलॉजी होता है। वहीं पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द यह 1935 ईस्वी में आर्थर टेंसले के द्वारा दिया गया। आर्थर टेंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया 1935 में। तो आपको यह ध्यान रखना है, यह नाम जो है, या आपके ऑप्शन में दोनों यह नाम रहेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से समझ लें, इकोलॉजी इनके द्वारा और पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह इसके द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, आप यह देख सकते हैं यहाँ पर कि यह जीवी घटक हैं, जिसमें से शाकाहारी, मांसाहारी जो है, फंगस, जीवाणु, पादप, ये सारे जीवी घटक हैं। वहीं अजीवी घटक में सूर्य हो गया, जल और गैस, खनिज, मिनरल्स जो है वो सब आता है। तो इन दोनों के बीच का अध्ययन जो होता है वह पारिस्थितिकी होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लैगून, किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला या छिछला जल क्षेत्र जो किसी पतली स्थलीय अवरोध, जो स्थलीय अवरोध होता है उसको रोध या रोधिका या भित्ति भी कहा जाता है, इनके द्वारा सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सागर है आसपास, लेकिन यह जो क्षेत्र है, यह फिगर में चूँकि छोटा दिख रहा है, वास्तव में बड़ा होता है। तो चारों तरफ से क्या है? पूर्णतः ये अवरोध है, इसे रोधिका भी कहा जाता है, बंद है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि एक तरफ खुला भी हो जाता है। तो ऐसे संरचना को लैगून कहते हैं, ठीक है। इसे अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लैगून निर्मित झील मुख्यतः 4 हैं, ठीक है, मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन? उड़ीसा का चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, तमिलनाडु का पुलिकट झील और केरल का वेम्बनाड झील। तो यह मुख्यतः 4 हैं, मुख्यतः 4 लैगून झील हैं। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग जानते हैं।
यह जो है मुख्यतः नदी घाटी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि भारत के सर्वाधिक भाग में कौन सी मिट्टी फैली हुई है, तो यह जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। लगभग 43.40% क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। दूसरे नंबर पे आता है लाल मिट्टी, तीसरे में काली मिट्टी और चौथे में लैटेराइट मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न ऑप्शंस में से किस में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, या फिर निम्नलिखित किस राज्य में, किस जगह में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु में लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की अधिकता होती है और नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। उपजाऊपन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। खादर जो होता है यह नई मिट्टी होती है, यानी कि यहाँ जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, तो बाढ़ के पानी आने के साथ ही नई मिट्टी वह अपने साथ लाता है। तो ऐसे मिट्टी को खादर कहते हैं। यानी कि यह हर बाढ़ के बाद जो मिट्टी होती है वह क्या न्यू मिट्टी हो जाती है, वह नया मिट्टी हो जाता है, तो उसे खादर कहते हैं। वहीं प्रतिवर्ष अगर बाढ़ का पानी नहीं आता है तथा नई मिट्टी का निक्षेपण नहीं होता है, तो उसे बांगर कहते हैं। इसे आप याद रखने के लिए यह बूढ़ा मिट्टी है। ठीक है। बांगर जो होता है वो क्या होता है, बूढ़ा होता है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं खादर और बांगर में। तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़े। आगे हम लोग बढ़ते हैं विभिन्न साम्राज्य और उनकी भाषाएं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि चोल काल की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन थी। उसमें ऑप्शन रहेगा तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस तरह से भी ऑप्शन देता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि किस साम्राज्य की कौन सी राजकीय भाषाएं थी। तो चोल कालीन राजकीय भाषा तमिल थी। गुप्त काल के शासकों की भाषा संस्कृत थी। राष्ट्रकूट के शासकों की भाषा कन्नड़ थी। विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु थी। और सातवाहन काल की भाषा प्राकृत थी। और दिल्ली सल्तनत और अकबर का काल जो है उस समय फारसी भाषा राजकीय भाषा थी। आगे बढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग। यह महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल में से एक है, वॉरेन हेस्टिंग। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में कलेक्टर पद का जो सृजन है वह 1772 में वॉरेन हेस्टिंग काल में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने ही 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1784 में यह डेट महत्वपूर्ण है। 1784 में सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। इन्होंने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। तो प्रथम मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में किया गया 1781 में। और इसी समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। देखिए, रिंग फेंस पॉलिसी जो है वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें ब्रिटिश क्षेत्र अपना सेना रखते थे, और यह जो सेना रखते थे इसका खर्च ये क्षेत्र ही देता था। इससे क्या होता था कि बाहरी आक्रमण से इन्हें सुरक्षा मिलता था। तो यह सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी थी, वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित
प्रथम साप्ताहिक पत्र क्या था? तो 1889 में वॉइस ऑफ इंडिया यह प्रथम साप्ताहिक पत्र था और इसकी स्थापना बम्बई के वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। और इस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे? वह थे विलियम वेडरबन थे इसके अध्यक्ष, जो कांग्रेस का सेकंड अंग्रेज अध्यक्ष भी बने। पहला कौन था? तो पहला था जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, जो कि 1888 ईस्वी इलाहाबाद में अध्यक्षता किया था इन्होंने, जॉर्ज यूले ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी का जो क्रूड है उसका कौन सा मुख्य घटक है उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। देखिए, रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है और यह जो 3 भागों में बांटा गया है यह एडवर्ड स्क्वेस ने बांटा है। और यह जो है सियाल, सीमा और नीफे, यह 3 परत में बांटा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो परत है वह क्या है? सियाल है। सियाल जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और देखिए इसमें जो भूपर्पटी होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद फेरस। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा जो परत है वह है सीमा। आप देख सकते हैं सीमा, जो कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। और इसे आधुनिक समय में देखिए सबसे ऊपर वाले परत को आधुनिक समय में भूपर्पटी भी कहा जाता है, इसे क्रस्ट कहा जाता है। और रासायनिक संरचना के आधार पर जो बांटा गया था उस समय उसे सियाल कहा गया था। और दूसरी परत को मेंटल, जिसे सीमा कहा गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और सबसे नीचे वाली परत जो होता है उसे कोर कहते हैं, हिंदी में भू केंद्र कहा जाता है। और यह जो है इसे नीफे कहा गया था रासायनिक संरचना के आधार पर। नीफे का मतलब है निकेल, Ni से निकेल और Fe से फेरस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। यह जो है भाग 5 के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के प्रावधान आते हैं। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 में है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। संघीय सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है इनमें, संघीय सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है। विभिन्न वित्तीय संक्रियाओं का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, लेखा परीक्षण करता है सरकार का। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से इसे हटाया जा सकता है, कैग को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान का स्वरूप। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। हमारा संविधान का स्वरूप क्या है कि हमारा संविधान संघात्मक है लेकिन विशेष परिस्थिति में वह एकात्मक हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक का लक्षण नहीं है या संघात्मक का लक्षण है, या उसी तरह पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक का लक्षण है या नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं एक संघात्मक का क्या क्या लक्षण है। संघात्मक का लक्षण लिखित संविधान होना चाहिए। अगर लिखित संविधान है तो वह संघात्मक को प्रदर्शित करता है। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्य का पृथक शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था, यह जो है यह संघात्मकता का लक्षण है। वहीं एकात्मकता का लक्षण है एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन व्यवस्था, यह एकात्मकता का लक्षण है। तो आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है, हमारा जो राज्य व्यवस्था है, उसमें दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संघात्मक संविधान है किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है।
नेक्स्ट है मूलकण। मूलकण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1897 में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है 1919 में। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है 1932 में। आप इसे, यह ट्रिक है द गोप चेन। द गोप चेन है। यहाँ पर ई से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है टीएस से थॉम्सन, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वह गो है, गो से गोल्डस्टीन, और एन जो है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से चा जो है चैडविक। इस तरह से आप द गोप चेन से याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजा टोडरमल। अकबर के 9 रत्न में से एक थे राजा टोडरमल, और इनको दीवाने अशरफ का पद दिया गया था। इन्होंने दहसाला व्यवस्था का प्रारंभ किया था, जिसे जब्ती व्यवस्था भी कहा जाता है। दहसाला व्यवस्था को जब्ती व्यवस्था भी कहा जाता है। और इसने भूमि के माप के आधार पर लगान की पद्धति का विकास किया। तो भूमि के माप के आधार पर लगान की पद्धति का विकास राजा टोडरमल ने किया। तो यह दहसाला व्यवस्था या जाब्ती व्यवस्था क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि दहसाला व्यवस्था 10 साल में उत्पादित विभिन्न फसलों तथा उनके औसत मूल्य की गणना करके औसत पैदावार का 1/3 भाग राज्य को दिया जाता था। तो यह जो पूरा प्रक्रिया है कि कितना कर लगना है, उसे क्या कहा जाता था? दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था का जो पैमाना था वह 10 साल में जितना फसल हुआ था उसका औसत मूल्य की गणना करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता था कि कितना पैदावार देना है। तो पैदावार का 1/3 भाग होता है दहसाला व्यवस्था में। टी स्केल, ठीक है, ट्रॉपिकल स्केल भी कहा जाता है। इससे चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था है। नाबार्ड मुख्यतः कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रिया से संबंधित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास को ऋण देने, साख आवश्यकता यानी कि ऋण दिया जाता है, इनके द्वारा ऋण आपूर्ति की जाती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। और किसके सिफारिश, किस समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो आप याद रखिए, शिवरामन समिति, शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और 5th ईयर प्लान में, 6ठा पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का रासायनिक फॉर्मूला है यह CH3OH। इसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, ठीक है। यह जहरीली होती है और इसके सेवन से व्यक्ति अंधा तब पागल भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसका मति भ्रम हो जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, M से मैथिल, मैथिल अल्कोहल से मति भ्रम होता है, मति भ्रम हो जाता है। मैथिल अल्कोहल से क्या होता है? मति भ्रम हो जाता है और व्यक्ति क्या अंधा भी हो सकता है। इसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो आप याद रखिए इसको। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों की चर्चा है, ठीक है। आर्टिकल 246 में 3 सूचियों की चर्चा है, जिसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। आर्टिकल की बात करें तो 246 है और अनुसूची कौन सी? 7वीं। तो 3 सूची कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है वह राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। इसमें मूलतः 97 प्रविष्टियाँ थीं पहले मूल रूप में, लेकिन वर्तमान में अभी 100 है जिन पर, यानी कि ये जो संघ सूची है, संघ सूची पर विधि निर्माण का एकमात्र अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है।
यानी कि संघ के पास होता है, इसमें राज्य का कोई अधिकार नहीं होता है इस विषय पर विधि बनाने का। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण विषय हैं उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची का है, सेना, रेल, वायु परिवहन, बैंक, बीमा, खनिज, जनगणना या जो है संघ सूची के विषय हैं। वहीं राज्य सूची का जो विषय है वह क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय से संबंधित है और मूलतः 66 प्रविष्टि थी, लेकिन वर्तमान में 61 रह गई है। ठीक है, और यह जो है राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है राज्य सूची का। इसमें क्या क्या विषय आते हैं? पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य एवं सफाई, जन स्वास्थ्य जो है वह राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है। जल, कृषि, बाजार, ये सारी चीज़ें राज्य सूची की व्यवस्था हैं। आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची का विषय नहीं है या फिर कौन सा संघ सूची का विषय है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा है समवर्ती सूची। इसमें राज्य विधायिका और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। मूलतः 47 प्रविष्टियाँ थी वो, लेकिन वर्तमान में 52 है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को जोड़ा गया है। समवर्ती सूची में 5 विषयों को जोड़ा गया है। वह कौन कौन सा है? वह है वन, ठीक है, जंगल जो है, वन, शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतौल, न्यायालयों का कार्य प्रबंधन। यह 5 विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यह जो है समवर्ती सूची में है। तो कौन से संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में 5 विषयों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत के बारे में हम लोग जानते हैं। छोटी आंत जो होता है वह 3 भागों में बटा होता है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। आप देख सकते हैं यह जो है ड्यूडेनम जो है, यह जो भाग है यह ड्यूडेनम है। वहीं जेजुनम जो है यह बीच वाला जो भाग है वह जेजुनम है, और इलियम जो है वह नीचे वाला भाग है। तो सबसे पहले जो है वह ड्यूडेनम आता है। इसमें हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पर हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि पित्ताशय को पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। पित्ताशय को पित्त छोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो वह है कोलेसिस्टोकाइनिन। आपको यह याद रखना है। वहीं दूसरा हार्मोन है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या करता है? यह अग्न्याशय रस छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। अग्न्याशय रस छोड़ने के लिए उत्तेजित कौन करता है? सेक्रेटिन। इसके बाद जो है दूसरा पार्ट है जेजुनम। यहाँ पर भोजन क्या होता है? यहाँ पर भोजन फैलता है, यहाँ पर पाचन नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसमें पाचन नहीं होता है, तो आपको इस तरह से ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और इनमें से एक से अधिक इस तरह से ऑप्शन बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें पाचन नहीं होता है। जो तीसरा ऑप्शन है इलियम, इसमें पाचन और साथ ही अवशोषण, पाचन और अवशोषण दोनों होता है। जो लास्ट वाला स्टेज होता है इलियम, इसमें दोनों होता है। और इसमें जो है एंजाइम का भी स्राव होता है। जो इरेप्सिन है वह पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है, माल्टेज माल्टोज, सुक्रेज को सुक्रोज में बदल देता है। ठीक है, और इन सब का जो अवशोषण है, इन सब का अवशोषण यहाँ पर होता है इलियम में, और फिर इसका रुधिर में मिश्रण हो जाता है अवशोषण के बाद फाइनली। ठीक है, अब हम लोग कंकाल के बारे में पढ़ते हैं। कंकाल जो है खोपड़ी में, अगर आपसे पूछा जाए कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है, अगर पूरे खोपड़ी की बात की जाए तो वह उसमें अस्थियों की संख्या 22 है।
जिसमें कपाल में 8 और मुख में 14 होता है। आप देख सकते हैं जो स्कल बोन है, स्कल बोन, सॉरी इसमें तो इसमें जो ये पूरा स्कल बोन है, यानी कि यह जो है पूरे सिर का, इसमें पूरे सिर का जो हड्डी है उसके बारे में दिया गया है। सिर में खोपड़ी, कंठिका और कान, ये तीनों की हड्डियां मिलाकर 29 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ खोपड़ी में कितनी अस्थियां होंगी तो 22, उसमें भी कपाल में 8, मुख में 14। मैं इसको डिवाइड इसलिए किया हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, या फिर मुख में कितनी हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, पूरे सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कान में। इस तरह से बाइफरकेट करके भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इसलिए सारा अलग अलग करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से पूरे सिर की बात की जाए तो 29 है, खोपड़ी में 22 है। आगे बढ़ते हैं, जो कशेरुक दंड है, जो वर्टिब्रेट कॉलम है, उसमें कुल 26 हड्डियां हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें यह जो है कशेरुक वर्टिब्रेट बोन जो है वह 26, ये जो हमारा होता है ये वाला पार्ट, ये इसमें टोटल कितना है 26 होता है। वक्ष जो है चेस्ट बोन में 25 होती हैं, जिसमें यह स्टर्नम 1 और पसलियाँ 24 होती हैं। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, यह जो है स्टर्नम होता है। ये देखिए यह एक स्टर्नम होता है, ये वाला भाग, और 24 रिब बोन्स होते हैं। 24 जो होता है रिब बोन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें वक्ष का, वर्टिब्रेट का और खोपड़ी का, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान यह मुख्य भूमि से दूर समुद्री क्षेत्र में है या कहाँ है? अरब सागर में है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो यह कैल्शियम सल्फेट है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। या आप ध्यान रखिए, याद रखिएगा। पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी भूप्रपटी में चट्टानों का अध्ययन, भूप्रपटी में चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। और पीडियोलॉजी जो है वह मिट्टी के निर्माण का अध्ययन है। चट्टानों का जो अध्ययन है वह पेट्रोलॉजी, जबकि पीडियोलॉजी मिट्टी के निर्माण का अध्ययन होता है। नेक्स्ट और लास्ट है, भारतीय संघ के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय संघ के अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। तो आज हम लोग यह मुख्य टॉपिक देखे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।